Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 21st July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। First one is about the heat wave across the entire Europe and US. We will understand the reasons behind it and यहाँ पे climate change का क्या role है and we'll analyze the situation of the Europe and US who are suffering through this heat wave right now. And then the second article is important from our polity point of view. So there's a dispute going on between Telangana and Andhra Pradesh over the flooding of Bhadrachalam. So we'll understand what is this dispute all about. इसमें तेलंगाना का क्या स्टैंड है, आंध्र प्रदेश का क्या स्टैंड है, that we'll discuss in this video. So let's begin with it. So starting with our first article, which is about the heat wave. So right now, the Europe, UK, US, so there's large part of these countries, these continents, which are going through the extreme heat wave conditions. So, in this article, we'll understand the reasons behind it. So, let's begin with it. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो समर टेम्परेचर्स में इंक्रीज आया है, ये जो स्पाइक आया है, why it is a thing of worry? Why do we need to worry about it? So, why is this spike in summer temperature a cause for worry? यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बहुत टॉरेड समर्स वहाँ पे चल रही हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे जो हीट वेव कंडीशन है दिस कैन कंटिन्यू टिल अगस्त। मतलब जुलाई तो पूरा का पूरा होगा ही होगा और अगस्त तक भी ये जो एक्सट्रीम हीट वेव सिचुएशन है ये जा सकती है। अब इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से काफ़ी डिवास्टेशन यूरोप में हुई है, स्पेशली इन द वेस्टर्न यूरोप। इट इज़ वेरी एक्यूट देयर। वहाँ पे अभी डिवास्टेटिंग क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में बहुत ही ज़्यादा रेजिंग लेवल पे वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, ड्रॉट्स की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है एंड देर ऑल्सो हंड्रेड्स ऑफ हीट रिलेटेड डेथ्स दैट आर हैपनिंग, जिसकी वजह से ये जो एक्सट्रीम हीट वेव यूरोप को, यूएस को, यूके को इफेक्ट कर रही है, इट इज़ काइंड ऑफ रिंगिंग द अलार्म बेल अबाउट द लूमिंग क्लाइमेट इमरजेंसी। इट इज़ ऑल अ क्लाइमेट इमरजेंसी, इट इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस आ रही हैं। इस हीट वेव की वजह से एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है, वाइल्ड फायर लग रही है, कहीं पे ड्रॉट्स हैं, कहीं पे डेथ्स बढ़ रही हैं। सो ऑल ऑफ दिस आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द क्लाइमेट इमरजेंसी दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। इससे पहले भी यूरोप ने ऐसी हॉट समर्स एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो एंड दैट टू इन सो मेनी रीजन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। लोकल लोकल एरियाज में कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से टेम्परेचर शूट किया हो, दैट इज डन, लेकिन इतने बड़े रीजन में इतना टेम्परेचर राइज होना एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द हीट वेव दैट इज स्लॉथरिंग दैट रीजन। अब 19 जुलाई को यूके ने ये पोस्ट किया कि अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर यूके में रिकॉर्ड किया गया है एंड द टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड 40 डिग्री सेल्सियस। And this is for the first time ever that the government in UK issued the red alert for extreme heat. Now, mind it, bache, here we're talking about the cool temperate area. We're talking about the British type of climate. Are you understanding? When you read geography, अब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, वहाँ पे सारा साल बारिश होती है, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, दैट इज अ कूल टेम्परेट रीजन। बट राइट नाउ इन समर्स द टेम्परेचर हैज एक्सीडेड 40 डिग्री सेल्सियस। दैट इज डेफिनेटली अलार्मिंग। दैट इज द रीजन वाई हाईएस्ट टेम्परेचर शूट हुआ और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया फॉर सच एक्सट्रीम हीट। देन फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है ये 42 से 46 डिग्रीज के बीच में वेरी कर रहा है। देयर आर सो मेनी टाउन्स इन यूरोप जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया दैट दिस इज अ काइंड ऑफ हीट एपोक्लिप्स which has caused a widespread devastation this year. अब जो वाइल्ड फायर है,
जंगलों में जो आग लग रही है, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये जो टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, टेम्परेचर हाई इतना क्यों जा रहा है, बिकॉज बारिश नहीं हो रही, सो दिस ड्राई वेदर एंड एक्सट्रीम हीट, बोथ ऑफ दीज कंबाइंड दे आर कॉजिंग वाइल्ड फायर। अभी तक फ्रांस में, साउथ वेस्टर्न फ्रांस में 19,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस वाइल्ड फायर। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको इवैक्यूएट किया गया इनटू द टेम्परेरी शेल्टर। जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पोर्तुगल ने भी रिपोर्ट किया है कि देयर वर मोर देन 250 ब्लेजेस ओवर द पीरियड ऑफ 2 days। लास्ट 1 वीक में 650 डेथ्स हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द हीट रिलेटेड इलनेसेस। देन स्पेन की बात करें, वहाँ पे भी वाइल्ड फायर की वजह से 14,000 हेक्टेयर्स का जो लैंड है वो लूज हो चुका है। 360 deaths has happened over there because of the extreme heat and most of them were the elderly people। इटली में भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पे तो ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। बिकॉज जब आप वर्ल्ड की मेजर रिवर्स कवर करते हो तो आप इटली की पो रिवर मार्क करते हो। अगर आपने नहीं किया तो आज कीजिए, ओपन योर यूरोप्स मैप और वहाँ पे इटली का मैप ओपन कीजिए, यू विल सी अ रिवर पो विच ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। पो रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे फूड बोल्स कहा जाता है। It flow through the food bowl. It has not received rainfall in more than 200 days. So the condition of drought is reeling over Italy right now. Across the Atlantic also, जो टेम्परेचर है वो कुछ एरियाज में 43 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है। And there are 69 million Americans. They are reported to be at the risk of exposure to this dangerous level of heat. And definitely इससे heat related जो illnesses हैं वो बढ़ रही हैं। साइंटिस्ट आर नियर यूनानिमस कि ये जो हीट वेव आई है दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड ये सीधा सीधा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ, ये उस क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है कि इस पूरे रीजन में हमें हीट वेव का स्लॉटर देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर चुका है। यूके की स्टडी ये शो करती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है, so the probability that the country will witness this 40 degree Celsius temperature, it increases by 10 times। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया। एंड इस साल ही अगर हम देखें तो एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर की वेरिएशन हुई है अबव नॉर्मल वो 15 डिग्रीज रही है। नॉर्थ पोल में ये जो वेरिएशन है दैट इज मोर देन 3 डिग्रीज। एंड इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो विंड पैटर्न है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज वी नो दिस कि विंड्स कैसे चलती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब पोल्स जो है वहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है, उस हाई प्रेशर से डाइवर्जेंस होती है जिसकी वजह से आपकी विंड्स टुवर्ड्स इक्वेटर मूव करती। लेकिन अगर अबव नॉर्मल एंटार्क्टिक्स में 15 डिग्री टेम्परेचर गया है, ये रेंज रही है, तो इससे देखो कि हाई प्रेशर के ऊपर इफेक्ट हुआ होगा कि नहीं। हाई प्रेशर लो इंटेंसिटी का क्रिएट हुआ होगा, डाइवर्जेंस उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो सर्कुलेटरी पैटर्न जो है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। सर्कुलेटरी पैटर्न के ऊपर इफेक्ट होगा तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इफेक्ट होगा, टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होगा। ये जो चेंजेस हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो हीट डोम में कन्वर्ट हो गया। अब वहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बन गया, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर दो तरह से क्रिएट हो सकता है, टेम्परेचर एंड डायनेमिक फैक्टर्स। यहाँ पे इट्स ऑल टुगेदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नदरन अफ्रीका है वहाँ से हॉट एयर वेस्टर्न यूरोप में जानी शुरू हो चुकी है। It is attracting that hot, dry, dusty air from the northern Africa, which already has no moisture. हॉट विंड्स पहुंचेंगी, टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, रेनफॉल होगी नहीं बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट है नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। सो
These are some situations that are happening in the Europe, US, and UK right now. अगर हम बैठकर इस एक्सट्रीम हीट वेव के रीजंस फाइंड आउट करें, तो एक एक करके देखते हैं। यूएस की बात करते हैं, तो वहां पे इस हाई टेम्परेचर का जो रिजल्ट है उसे जेट स्ट्रीम के साथ लिंक किया गया है। अब जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक आप ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हो। जेट जेट की स्पीड जितनी इतनी फास्ट, आपके अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में देयर इज अ वेरी नैरो बैंड ऑफ दी स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड्स। 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस से अगर आप ऊपर चले जाएं एटमॉस्फेयर में, अपर अपर ट्रोपोस्फेयर में चले जाएं, तो वहां पे ऐसी बैंड ऑफ, एक पूरी बैंड में विंड्स चलते हैं जिनको आप बोलते हो जेट स्ट्रीम्स। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। एक तो आप जेट स्ट्रीम पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन फिर आप जेट स्ट्रीम को टेम्परेट साइक्लोन के साथ रिलेट करते हो। इस जेट स्ट्रीम की वजह से नदरन एरिया का जो कोल्ड एयर मास है और जो इक्वेटर की तरफ जो वार्म एयर मास है, ये आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं। हमें ये देखने के लिए मिला है कि जो जेट स्ट्रीम का जो पैटर्न है, इसमें चेंजेस आए हैं। कन्वेंशनली क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम चल रही होती है, और अटलांटिक रीजन से जो कूलर एयर है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ आती है बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम। लेकिन ये देखने के लिए मिला है कि पिछले कुछ सालों से जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब वहां से पास करती है तो वो स्प्लिट कर जाती है। जेट स्ट्रीम आर स्प्लिटिंग, वो दो ब्रांचेस में स्प्लिट कर जाती है, जिसकी वजह से वो उतनी स्ट्रांगली अटलांटिक ओशन से, क्योंकि वो ओशन है वहाँ पे, ऑफ कोर्स लैंड समर में ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वाटर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है, तो वाटर से जो एयर मासेस आते हैं वो कूलर होते हैं। क्योंकि जेट स्ट्रीम्स वीक हो रही हैं, वो स्प्लिट हो रही हैं, तो उतनी इंटेंसिटी से कोल्ड एयर मासेस अटलांटिक ओशन से नॉर्थ अमेरिका में एंटर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हीट वेव आ रही है, जिसके चलते सभी वहाँ पे जो अफेक्टेड नेशंस हैं वहाँ पे हीट अलर्ट्स आ चुके हैं। सिटीजन्स को हेल्थ एडवाइजरीज दी गई हैं, बिकॉज दोज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ टेम्परेचर। वहाँ पे नेचुरली जेट स्ट्रीम्स की वजह से समर्स टाइम में कोल्ड एयर मासेस आ जाते हैं और टेम्परेचर बैलेंस आउट हो जाता है। बट दिस टाइम, इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स, द जेट स्ट्रीम्स आर वीकनिंग। यूरोप की बात करें, तो यूरोप में जो हीट वेव है, अब वैसे भी, अब हम जब रशिया यूक्रेन वॉर भी कवर कर रहे थे, थोड़े दिनों पहले भी हमने यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या नेगोशिएशन डील है वो देखी थी। दे आर वेरी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन measures. And now this incidences of heat wave, this has even renewed the calls further for determined action on the climate mitigation measures. लेकिन यूएस में देखा जाए तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्पेशली जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जैसे कि टेक्सास, यू नो दे हैपन टू सच एन एक्सट्रीम वेदर स्पॉट्स, दे वेरी स्टिल रिलक्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट क्लाइमेट चेंज इज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो एक तो रिकॉग्निशन जरूरी है, पहले अगर हम ये मानेंगे कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है तभी हम उसे मिटिगेट कर पाएंगे। नाउ द लोकल पॉलिटिशियंस दे आर आस्किंग टू प्रे rather than acknowledge कि जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही हैं। यस, दिस इज हैपनिंग इन यूएस। यूएस में कुछ ऐसे पॉलिटिकल स्टेट्स हैं जहाँ पे ये एड्रेस ही नहीं किया जा रहा कि ये क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे बोल रहे हैं प्रे करो गॉड से कि ये टेम्परेचर कम हो जाए, ये हीट वेव का जो हमें पनिशमेंट मिल रही है चली जाए। Instead of recognizing that this is the effect of burning of fossil fuel, release of greenhouse gases, increase of global temperature, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज हुआ है। नो। सो इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू द ऑनगोइंग हीट वेव, यूएस इज मार्जिनली बेटर प्लेस्ड, बिकॉज यूएस में मेजॉरिटी जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे एयर कंडीशनर्स फिट किए जाते हैं, तो वहाँ पे उतना बड़ा थ्रेट नहीं है इफ वी टॉक अबाउट यूएस।
But यूके और वेस्टर्न यूरोप, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल यूज टू सच काइंड ऑफ हीट, है ना? वहाँ पे तो ब्रिटिश टाइप ऑफ टेम्परेचर है, गर्मियों में वहाँ पे तो बारिशें होती हैं, तो ब्रिटिश टाइप के टेम्परेचर में तो सारा साल बारिश रहती है। सो वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे आपको एसी फिट मिलेंगे। तो ये एक समस्या हो गई यहाँ पे। नाउ विद द फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस हीट वेव, दिस इज राइजिंग दिस समर। हीट वेव थोड़ी बहुत पहले भी आती रही है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ गया है। अब बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे इसकी वजह से यूरोप की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। डू यू रिमेंबर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट यूक्रेन्स इन्वेजन? हमने ये डिस्कस किया था कि यूक्रेन ने जो रशियन गैस है उसे बैन कर दिया, लेकिन जिसकी वजह से जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ गए, क्योंकि अब वो गैस तो ले नहीं रहे, तो डिमांड बढ़ गई, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया। अब ऊपर से ये हीट वेव आ गई। इस हीट वेव से डील करने के लिए एसीज चलेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। सो दिस एंटायर सिचुएशन इज हैपेंड इन रॉन्ग टाइम फॉर यूरोप। जर्मनी ने बहुत ही ओपनली इसे एक्नॉलेज किया है दैट वी नीड टू कर्ब कार्बन इमिशन, एंड वहाँ पे इवन ग्रीन पार्टी पॉलिटिशियंस दे आर स्पीकिंग लेट्स रिप्लेस रशियन गैस विद डोमेस्टिक कोल आफ्टर वॉर, डायनेमिक्स हैव चेंज। रशिया से गैस नहीं लेनी, क्लीन एनर्जी नहीं यूज कर रहे, तो लेट्स स्विच टू द कोल, फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट करते हैं, बिकॉज डिमांड इतनी बढ़ चुकी है। सो देयर इज अ डायनेमिक शिफ्ट इन द यूरोप। सो दिस सिचुएशन इज हैपनिंग एट अ वेरी रॉन्ग टाइम फॉर यूरोप, जब उन्होंने रशिया से क्लीन फ्यूल लेना, गैस लेना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ द इन्वेजन। सो अब ये जो हीट वेव आई है, एक्सट्रीम हीट वेव जो आई है, हाउ विल दिस इम्पैक्ट द यूरोप, यूएस, यूके ओवर द लॉन्ग टर्म? देखें, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, ड्यूरेशन बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ी है इस हीट वेव की, इसकी वजह से यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में जो ड्रॉट है उसके इंसिडेंसेस इंक्रीज हो चुके हैं। नाउ विंटर्स वहाँ पे गोना एंड सूनर, तो वेजिटेशन जो है इट स्टार्ट्स टू ग्रो सूनर, बिकॉज जो स्नो है वो जैसे ही रिप्लेनिश करती है, मेल्ट करती है, तो वो वाटर टेबल्स को फिल कर देती है, रिवर्स को फिल कर देती है। बट दिस हैज लेड टू प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, क्योंकि समर्स में आपके पास बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल है, शैलो रिवर्स हैं, एंड अल्टीमेटली बिकॉज विंटर्स आर एंडिंग सूनर, विंटर्स की ड्यूरेशन कम हो गई, तो वेजिटेशन जल्दी ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो जो स्नो वाटर है, जो वाटर टेबल है, जो रिवर है, वो रिप्लेनिश होनी शुरू हो जाती है, जिससे इससे पहले कि वो पूरी तरीके से फुल होती। तो यूरोप की सॉइल्स ड्रायर हो रही हैं, वहाँ पे रिवर्स जो हैं वो शैलो हो रही हैं। अब भी अगेन एक साइकिल बन जाएगा। अब क्योंकि सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो गया, तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है उसके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। मॉइस्चर नहीं है, रिवर्स ड्राई हो गई हैं। अच्छा, अब क्योंकि सॉइल मॉइस्चर कम है, रिवर्स की कैपेसिटी कम है, बोथ ऑफ देम आर वेरी क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर द हाइड्रो पावर। तो इससे यूरोप की हार्वेस्टिंग कैपेसिटी में भी फर्क पड़ेगा, और उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जब रिवर्स में पानी कम होगा तो हाइड्रो पावर की कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी। So what could be the way forward? See, now both the economies, be it Europe, be it US, they remain firmly bonded to fossil fuel consumption. However, Europe इसे लेकर थोड़ा और vocal है that they need to cut down the emissions and they are investing a lot in the renewable energy. लेकिन ये जो shift था, unfortunately ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हैम्पर हो गया। जो वो रशिया से गैस ले रहे थे वो बैन कर दिया उन्होंने, तो वो शिफ्ट में एक हैम्पर आ गया, एक हिंड्रेंस आ गई। बट नाउ द वर्ल्ड लीडर्स दे आर फेसिंग अ क्लियर चॉइस, या तो मिलकर एक्शन लें, लेट्स गो टूवर्ड्स कलेक्टिव एक्शन, लेट्स मूव टूवर्ड्स मिटिगेशन, or if we're gonna stick to fossil fuel consumption, we will be moving towards collective suicide. बिकॉज ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, इनकी इंटेंसिटी, इनकी ड्यूरेशन, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि किस तरह
जो सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है, किस तरह डिजीजेज आ रही हैं, डेथ्स हो रही हैं. This will happen in future as well. So there are two ways. One way go towards collective action towards it, and the other way goes towards collective suicide. So this was about the topic of heat wave. Moving ahead, our next issue is the dispute between Telangana and Andhra Pradesh over the flooding of Bhadrachalam. So, the water in Godavari River has dropped below danger level in the Bhadrachalam in Telangana. तो जिसकी वजह से जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स द पोलावरम प्रोजेक्ट अक्रॉस द रिवर इन आंध्र प्रदेश टेरिटरी. सो क्या है ये पूरा इशू, इसी डिटेल में देखते हैं. सी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कंसर्न रेज किया था कि जो अपर कॉफर डैम है बेसिकली ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट, उसकी जो हाइट है उसे रेज किया जो हाइट है वो 44 मीटर से 42.50 मीटर्स कर दी गई है, बेसिकली टू इंक्रीज द कैपेसिटी, ताकि जब मैसिव फ्लड की पोजीशन आए तो हमारे पास ये जो अपर कॉफर डैम है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए. दिस टास्क वाज कंप्लीटेड इन 48 आवर्स, जिसकी वजह से जो अपर कॉफर डैम है इट वाज बिल्ड टू विथस्टैंड 28.50 लाख क्वेश्चंस ऑफ फ्लड जो उसने किया. बट इट वाज फेल्ट दैट कि इससे क्या हुआ कि जो इनफ्लो था इट वाज मोर देन द कैपेसिटी देन व्हाट द फ्लो ओवर द अपर कॉफर डैम कुड होल्ड. तो जितनी इनफ्लो आ रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डैम की हाइट थी उसे डिक्रीज कर दिया बाय 1.50 मीटर्स, जिससे क्या हुआ कि 12,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ रॉक फिलिंग हुई. जब जो आपकी डैम की हाइट है वो रिड्यूस की जाएगी, देन सॉरी इंक्रीज की जाएगी. उसके बाद 150 मीटर्स 1.50 मीटर्स की हाइट जो इंक्रीज की गई, दिस वाज डन बाय द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश. लेकिन इससे तेलंगाना के अंदर कुछ हैकल्स और इश्यूज क्रिएट हो गए. तो सिंपल सी बात है, अपर कोफरडैम डैम है, वहां पे इस प्रोजेक्ट की, इस डैम की जो हाइट है वो 42.50 मीटर्स इंक्रीज की गई थी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए. 1.50 मीटर्स और इंक्रीज की गई क्योंकि जो इनफ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा था, विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था. लेकिन इस डिसीजन की वजह से तेलंगाना में कुछ इश्यूज आए. क्या इश्यूज थे? अब ये डिस्प्यूट क्या हुआ, देखो ये एप्रीहेंशन आई कि अगर आप डैम की हाइट इंक्रीज कर रहे हो, दिस कैन लीड टू इनंडेशन ऑफ द टेम्पल टाउन ऑफ भद्रचलम. गोदावरी रिवर के किनारे कुछ ऐसे छोटे छोटे टाउन्स हैं, कुछ विलेजेस हैं और एक टेम्पल टाउन है भद्रचलम कि वो डूब सकता है. अब डाटा के हिसाब से जो हाईएस्ट फ्लड भद्रचलम ने रिसीव किया है वो 1983 में रिसीव किया था विद 75.60 फीट. एंड अब जब पोलावरम प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो गई है, सो इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे भी इतना डैम नहीं इतना फ्लड नहीं आ सकता. दिस इज आउट ऑफ पिक्चर. लेकिन रिसेंटली कुछ ओकेजन्स हुए हैं कि वहाँ पे 71 फीट का जो मार्क है वो मीट हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे पोलावरम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इट वाज नॉट कंप्लीटेड. तो उस टाइम पे गोदावरी एग्रीमेंट होता है बिटवीन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इकट्ठे थे. इट वाज अ यूनिफाइड आंध्र प्रदेश. 1980s में ये एग्रीमेंट होता है जिसमें पोलावरम प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाता है और जो बैक वाटर और जो इनंडेशन सिचुएशन है उसे लेकर एक एग्रीमेंट किया जाता है. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी इसे लेकर कंसर्न किया है कि पोलावरम वहाँ पे जो वाटर स्टोर किया गया है, रुका गया है, इसकी वजह से बैक वाटर्स की वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलेजेस भी सबमर्ज हो रहे हैं. इन सब को लेकर तेलंगाना की क्या पोजीशन है? देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम, अभी टाइम लग रहा है भद्राचलम के अंदर की थोड़ा सा वाटर रिसीड होने में टाइम लग रहा है.
इट इज टेकिंग लॉन्गर। तो इससे क्या हो रहा है कि रिवर्स के दोनों बैंक्स पे जो एरियाज हैं वो काफी देर तक सबमर्ज रह रहे हैं। वहां पे जो फुल टैंक लेवल है दैट इज ऑफ 45.7 मीटर्स, ये डेजिग्नेट की गई है एट द डैम साइट। इससे जो बैक वाटर्स ट्रांसलेट हुए हैं, जो बैक वाटर लेवल आया है दैट इज ऑफ 45.5 फीट एट द भद्रचलम थ्रू आउट द ईयर। अब गोदावरी इज अ लाइव रिवर, उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती एंड सो मेनी रिवर्स। सो दिस रिवर्स ने मिलकर अगर हम 45.5 फीट की अगर कैपेसिटी देखते तो इट क्रॉस द फर्स्ट डेंजर लेवल एट 43 फीट। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा एक फ्लड जैसी वेव आती है और उस टाइम पे ये जो लेवल है वो 70 फीट टच हो जाता है अगेंस्ट द थर्ड एंड द फाइनल डेंजर लेवल। वहां पे जो फाइनल डेंजर लेवल है वो 53 फीट है, फर्स्ट डेंजर लेवल 43 फीट है, लेकिन एकदम से फ्लड वेव आती है और 70 फीट का जो लेवल है वो टच हो जाता है। सो तेलंगाना गवर्नमेंट इज मेनली कंसर्न्ड कि उनके 5 विलेजेस ऐसे हैं जो कि इस रिवर बैंक्स के अलोंग हैं एंड विच वर अर्लियर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वो समर्ज हो सकते हैं। ना इफ दीज विलेजेस वर हैंडेड ओवर टू तेलंगाना तो वो बहुत ही क्विकली उसकी रिहैबिलिटेशन कर देते और बहुत ही ट्रबल शूटिंग मेजर के साथ वहाँ पे वो एक्शन लेते। वन ऑफ सच विलेज इज द पोस्टुथपट्टनम। Here the land is owned by the famous temple of Lord Ram at Bhadrachalam. अब तेलंगाना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इन विलेजेस के ऊपर। जो ऑफिशियल मशीनरी है दैट हैड टू पास थ्रू देम ताकि अल्टीमेटली वो विक्टिम्स तक पहुंच सके। Similarly, Andhra Pradesh government had to first locate its men and the machinery in the villages of Telangana to proceed through the Poshupatnam and the other habitants. अब आंध्र प्रदेश ये बोल रहा है कि तो दे बिलीव कि ये जो स्विफ्ट डिसीजन लिया गया जिससे कि डैम की हाइट बढ़ाई गई, इससे कॉफर डैम को जो डैमेज होने वाला था और जो ओवरफ्लोइंग होने वाली थी उससे प्रिवेंट किया गया। बट एट द सेम टाइम भद्रचलम के अंदर हैवी फ्लड्स आ गए। इट इज आफ्टर द गैप ऑफ 32 ईयर्स कि वो जो टेम्पल टाउन है वहां पे 70 फीट तक वाटर लेवल पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज ने कहा कि कोई डिस्प्यूट नहीं है इसे लेकर। पोलावरम एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इट्स अ मेगा नेशनल प्रोजेक्ट, तो इसकी वजह से ऐसा होना तो इसे लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अभी पोलावरम पूरा बना नहीं है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड टू प्रोटेक्ट द कोफर डैम एंड टू रिड्यूस द फ्लड ये मेजर्स लिए गए। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से जो भद्राचलम है वहां पे इंटेंस फ्लडिंग देखने के लिए मिली। अब जो प्रोजेक्ट है, जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, इसको सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से भी अप्रूवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया गया है। सो ही सेड दैट कि जो वाटर लेवल था, जो हाइट है डैम की वो 3 मीटर्स रेज की गई एंड देर वॉज नो क्वेश्चन कि इससे जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं तेलंगाना के साथ वहां पे ऐसा फ्लड आएगा और ये पूरा डिस्प्यूट क्रिएट होगा। सो वट कुड बी द वे फॉरवर्ड? सी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उन्होंने किसी भी तरह का स्पिल वे जिससे कि जो फ्लड है इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है वो अरेंज नहीं किया। हाउएवर इट हैज़ डिजाइन द प्रोजेक्ट जिसमें कि पोर्ट जो आपका प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड है पीएमएफ, इसको 50 लाख से 36 लाख हॉर्सेस पे लेके आया गया है। इट इज़ फ्यूटाइल टू आर्ग्यू कि इस टाइम पे जो डैम की हाइट है वो क्या थी, क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे। अभी जो मेन चीज़ है दैट इज़ टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द सबमर्जेंस बाय द बैक वाटर। दैट इज़ व्हाट टू बी फोकस्ड नाउ। अभी जो बैक वाटर का इशू है इसे रिवाइज करना होगा। वी नीड टू टेक स्टेप्स कि ये सिचुएशन दोबारा ना आए एंड वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की सिचुएशन है दिस इज़ वन 1000 ईयर फ्रीक्वेंसी, 1000 ईयर में एक बार की इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी जो कार्डिनल प्रिंसिपल होना चाहिए वो ये है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो कंडीशंस आती हैं, लेट्स से अगर क्लाउड बर्स्ट की भी कंडीशन आ गई तो भी ये जो प्रोजेक्ट है वो ऐसी कैपेसिटी रखे कि वो ऐसी सिचुएशन के साथ भी डील कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।